हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, द वायर के दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहा ही जाता है कि ईदी जो है वो बहुत करीबी दोस्तों को और रिश्तेदारों को दी जाती है। आज मैं आपके लिए एक ईदी लेकर आई हूँ। आज हम सियासत पे बहुत कम बात करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर भी कम बात करेंगे। आज ईद का दिन है, ईद को सेलिब्रेट करेंगे तमाम दर्शकों के साथ। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं उनका नाम भी नहीं बताऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जावेद जाफरी साहब। आदाब आदाब, ईद मुबारक आरफा, आपको भी बहुत 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 और सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। आपने कहा ईदी देंगे, ईदी पता चला कोई कनेक्ट करेगा हिस्टोरिकली, बल्कि ईदी अमीन यहाँ से कहाँ आ रहे हैं भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तैयार हुए और आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के साथ। मैं आपसे बहुत कुछ आज जानना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे सवाल भी हो सकता है कि जो आपको जवाब देना पसंद ना हो। मैंने हालांकि ये सोचा है कि इसको बिल्कुल एक लाइट हार्टेड इंटरव्यू हम बिल्कुल। मैं पिछले आपके कुछ इंटरव्यू आपके देखते आ रहा हूँ, पिछले इंटरव्यू बहुत सीरियस टाइप के होते हैं, तो इसको ठीक है थोड़ा लाइट रखो। तो उस रेपुटेशन को मुझे बरकरार रखना है, अपनी जो सीरियस रेपुटेशन है। जावेद साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आज के दिन का आपका क्या क्या प्लान है, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप ईद वाले दिन? क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 3 महीने के दौरान पूरी दुनिया बदल गई है। कोरोना वायरस ने त्योहार भी बदल दिए हैं, हमारे दुख भी बदल दिए हैं, हमारी खुशियां भी बदल दी हैं। पूरा रमजान का महीना जिस तरह से गुजरा, बाकी तमाम जो फेस्टिवल्स हैं वो किस तरह गुजर रहे हैं। आपके रमजान कैसे रहे और ईद का वक्त कैसे गुजारे हैं आप? देखिए, जहां तक रमजान का ताल्लुक है, जो मैं समझा हूँ, रोजे का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप भूखे रहें। रोजा जो होता है वो हर ह्यूमन जो आपकी फैसिलिटीज हैं उस पर कंट्रोल है। आपके आंख पे कंट्रोल, आपके जबान पे कंट्रोल, आपके कान पे कंट्रोल, आपके सोच पे कंट्रोल, पेट पे कंट्रोल तो सबसे इजीएस्ट स्टेज है। लेकिन एक हद तक वो इसीलिए होता है कि आप भूख को समझ पाए। लेकिन भूख नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं इफ्तार करने वाला हूं और मुझे अच्छा खाना मिलने वाला है। तो जिसके पास वो इंतजाम नहीं है वो ही समझ सकता है कि भाई भूख क्या होती है। तो हम बहुत कम लेवल पे समझ सकते हैं। लेकिन रमजान में ये आप जो देखने को मिला, जो स्पेशली माइग्रेट्स हैं, उनको उनके साथ कैसे क्या गुजर रही है, उन पर क्या गुजर रही है, तो ये रिफ्लेक्ट करने का एक महीना होता है कि आप रिफ्लेक्ट करें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और आप क्या दे सकते हैं। जो आपको परवरदिगार ने दिया है, आप किस तरह से वापस कर सकते हैं उसको, जो उसने दिया है वो आपने, उसने कहा है कि शेयर करो, बांटो। तो या आप इल्म के जरिए दे सकते हैं, या वक्त के जरिए दे सकते हैं, या पैसों के जरिए दे सकते हैं, जो आपके पास है। तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम बांट सकते हैं, अगर बाहर, बिकॉज आई हैव स्लाइट हेल्थ इशू, आई हैव एन एस्थमेटिक प्रॉब्लम, सो आई कांट जस्ट गो आउट ओपनली। और मेरे कुछ दोस्त हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत कई लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं बाहर जाके। तो बेसिकली रमजान ज्यादा इसमें इस सोच में गया कि हम क्या कर सकते हैं। तो द हैव्स एंड द हैव नॉट की जो बात होती है कि हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल वो इजी हो गया है, भैया अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए, आप जहां कर सकते हैं। तो यही सोच एक लेवल तक हम कर पाए हैं और आई थिंक फोकस वही रहा है कि किस तरह से हम अपनी हैसियत में अपने आप को, या अब मदद इज छोटा शब्द है, लेकिन हम किस तरह शरीक हो सकते हैं किसी के गम में। तो ये रहा है फोकस, और खुशी मनाने का कुछ ज्यादा खुशी मनाने ईद का जो लिटरल मीनिंग है वो खुशी। लेकिन आज पिछले कई हफ्तों से जो खुशी है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से एक तरह से गायब हो गई। अभी भी देखिए, हम और आप बात कर रहे हैं, हम अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, लेकिन जो हमारे ही जो भारत के नागरिक हैं, अभी भी वो सड़कों पर हजारों की तादाद में चल रहे हैं, अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोरोना वायरस ने और उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन लागू किया गया, क्या उसने कहीं ना कहीं एक तरह से हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया है? इस सवाल से पहले एक बड़ा अच्छा कुछ शेर याद आया मुझे। अली जवाद जैदी एक कंटेम्परेरी शायर हैं, जो गम की बात की ना आपने, तो बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि हम अहले दिल ने मयार मोहब्बत भी बदल डाले, जो गम हर फर्द का गम है उसी को गम समझते हैं। तो आई थिंक ये जो स्पिरिट है ये रखना बहुत जरूरी है। और जहां आपने कहा कि आपका जो सवाल है कि लॉकडाउन, देखिए ये जो डिसीजंस होते हैं ये ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंटल एक इश्यूज हैं, जो बहुत सी चीजें होती हैं उनको समझना। और हमारे यहाँ लॉकडाउन बहुत जरूरी था। जैसे हर मुल्क में देखिए, अब उंगली उठाना जाएंगे तो भाई इटली ने क्या गलत किया और न्यूयॉर्क ने क्या गलत किया और
ईरान में क्या हो गया। तो यू कांट डू दैट, किसी के हाथ में कोई नहीं है। ये बहुत ही अजीब सा एक, ये कैसे फैल रहा है, क्या हो रहा है, कितना कंट्रोल करेंगे आप। कोशिश की, लॉकडाउन किया, ठीक है, मेरे हिसाब से जो मेरी एक छोटी सी एक सोच की जहन है, जो भी है, कि थोड़ा अगर हम वक्त दे देते प्रेपरेशन का, कि भाई 3 दिन बाद या 4 दिन बाद हम बंद कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट कि आपने एक क्या कहते हैं वो ऑपरेशन जो हम करते हैं, बेसिकली मिलिट्री ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, तो इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट अ सर्जिकल स्ट्राइक कि आपने बोला कि जैसे कि आपने खास तौर पर जो डिसीजन लिया था कि डीमोनेटाइजेशन, ठीक है फाइन, कि आपको लगा कि जो ब्लैक मार्केटियर्स हैं या जो टेररिस्ट है वगैरह, आपकी ये सोच थी। आपने यही सोच के आपने ये इसको भी कह दिया कि रात को हम बंद कर देंगे। लेकिन बहुत कुछ चीजें थी, हमने ये नहीं सोचा कि 10-12 करोड़ जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, और कितने नंबर्स हैं मुझे पता नहीं, शायद करीबन यही है। मतलब कहा जाता है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है तो 12 से 14 करोड़ कम से कम लोग हैं। जी जी जी। तो अब ये एक सेक्टर ऑफ, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप मुझे, मेरे दोस्त फंस गया, मेरा दोस्त, उसका बेटा अपनी फियांसे के घर पे गया था, वो नहीं निकल पाया, तो अपनी फियांसे के घर में फंसा हुआ है, क्योंकि वो डिनर पे गया था और रात को 10 बजे उसको पता चला कि उसने स्पीच देखी नहीं थी, तो उसको पता चला था, अब देर हो गई थी और निकल नहीं पाया, अब वहां बैठा हुआ है। तो ऐसे, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे कई चीजें हैं कि लोग, जो रश हुआ सडनली कि खरीदारी कर लो, सामान भर लो, तो अगर इनको थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है, लाइक आई सेड, आई एम नॉट पॉलिटिकल एनालिस्ट या स्पेशलिस्ट, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अगर वक्त दिया जाता थोड़ा 2-3 दिन का और प्रेपरेशन पहले कर लेते, तो आई थिंक, बट उनके अलग रीजन। पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं है जावेद साहब, लेकिन पिछले कुछ सालों में पॉलिटिक्स की तरफ, सियासत की तरफ आपका रुझान जरूर हुआ है, आपने चुनाव भी लड़ा। आपका जो एक्सपेरिमेंट विद पॉलिटिक्स कैसा रहा? ये जो अनुभव था आपका, ये जो प्रयोग आपने किया सियासत के साथ, वो कैसा रहा? अब देखिए, उस मेरा कोई जिंदगी में कभी ना मेरा कोई टारगेट था या कोई मेरा एक शौक था कि मैं पॉलिटिक्स में कुछ बन जाऊं। बिकॉज पॉलिटिक्स में आदमी, देखिए 3 ही रीजन होते हैं, या आदमी कुछ खिदमत करने के लिए आता है, या आदमी पैसे बनाने के लिए आता है, या आदमी पावर के लिए आता है। सबके अलग अलग रीजन होते हैं आने के। हालांकि द प्योरेस्ट रीजन इज खिदमत, कि आप किस तरह से आप खिदमत कर सकते हैं अपने मुल्क के, अपने लोगों की, वो कम लोग होते हैं। तो एनीवे, तो मैं जब आया तो मुझे लगा कि एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ बीजेपी थी, और मुझे लगा ये दोनों ही प्रॉब्लम सिस्टम में था, क्योंकि पॉलिसीज वही है कि भाई चल, अब तू खा ले, अब मैं खा लूं, तो इट दैट होल गेम प्ले वाज हैपनिंग। तो मुझे लगा एक थर्ड फ्रंट अगर आए, तो जब आया तो मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी में एक पोटेंशियल बहुत अच्छा था, कि क्योंकि जिस तरह से वो अप्रोच कर रहे थे प्रॉब्लम को, कि सिस्टम का प्रॉब्लम है, सिस्टम को किस तरह से बदल सकते हैं, और लोग जो जुड़े थे, पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं थे जिनके ज्यादातर। तो मेरा ये था कि अगर ऐसी पार्टी एक है जो इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके एक नेक नियति से आगे बढ़ रही है, नियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है आई थिंक, एंड वो आई थिंक हर चीज में नियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने कहा कि मैं किस तरह से क्या कर सकता हूँ हेल्प, तो अरविंद भाई से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप व्हाई डोंट यू रिप्रेजेंट, आप लड़िए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला चलिए ठीक है, लड़ जाते हैं, कूद जाते हैं। अब मैं जरा हम क्रिएटिव लोग हैं तो इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो ठीक है, लखनऊ में वहां पे मेरा एक काइंड ऑफ एक जगह, रूम था जो रेंट पे हम एक कुछ डेवलप कर रहे थे 1-2 साल से। एक सरजमीन नाम का एक प्रोजेक्ट था विच वाज बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड वॉर ऑफ सिविलाइजेशंस। तो आना जाना था, बातचीत थी, तो वो रेसिडेंस पे मैंने अपना वोटिंग वहीं पे ट्रांसफर कर ली। और तो अब ये हुआ कि लड़ने के बाद मुझे लगा यार, आई एम नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स, आई एम नॉट कट आउट टू बिकम, बिकॉज एक तो क्या है, डिप्लोमेसी बहुत चाहिए, दूसरी बात चिकना घड़ा होना जरूरी है कि लोगों की गालियां तो आपको वो, हम सेंसिटिव लोग हैं यार, वो नहीं हो सकते कि लोग कहेंगे फिर आप जवाब देंगे और फिर इट गोज इनटू अ स्पिन। तो वो नहीं हो सकता। दूसरी बात है, झूठ बोलना पड़ता है कई जगह पे कि भाई सबको खुश रखो, नहीं कर सकते यार आप। तो मुझे लगा कि मैं, इसकी मेरी लाइन नहीं है, मैं इमोशनल आदमी हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन हाँ,
मैं चाहता हूं कि एक जबान हो, आपकी भी होनी चाहिए और होनी जरूरी है। नहीं, लेकिन जावेद साहब, जब मैं देखती हूँ ट्विटर पे, आप जब भी कोई ऐसी बात कहते हैं जो फिल्मों से अलग होती है, जो कल्चर से अलग होती है, जो मनोरंजन से अलग होती है, तो बड़े लोग नाराज हो जाते हैं एकदम और कहते हैं कि हाँ, भाई आप साहब, आप कॉमेडियन हैं, आप एक्टर हैं, आप डांसर हैं, आप उतना हाँ, ही करिए, आपको हाँ, सियासत से हाँ, क्या आप लेना। नहीं, तो मैं भी आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप जो आपको आता है आप वो करिए, आपको सियासत से क्या लेना देना। देखिए, अगर ये सवाल आप किसी भी हिंदुस्तानी से करें तो फिर वो वोट क्यों देता है? अगर वो वोट देता है तो उसका वो हक बनता है कि वो सवाल पूछ सके। तो आप ये नहीं कह सकते आप कॉमेडी कर रहे हैं, आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग करिए, तो ये तो कोई बात ही नहीं। तो वोट मत लो ना मेरा, सिर्फ जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनसे वोट लीजिए आप। कॉमन आदमी से आप वोट क्यों ले रहे हैं? जब आप वोट ले रहे हैं तो उसकी ये जिम्मेदारी है, पूछेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं या ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट अ डेमोक्रेसी इज, और इस तरह से हमको मूव करना चाहिए। तो ये तो जब मेरी उंगली मांगते हैं तो फिर मैं उंगली करूंगा और पूछूंगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो तो आई थिंक इट्स, ये तो कोई सवाल में दम ही नहीं कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं। हर नागरिक को लेकिन जागरूक होना कल्चर चाहिए। लेकिन कल्चर, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कल्चर, फिल्म्स और एंटरटेनमेंट हैं। पिछले हमने कम से कम 2 से 6 साल में जो हमारे देश की सियासत बदली है, देश समाज हमारा बदल रहा है, उसके हिसाब से हमारी फिल्में भी बदल रही हैं। हम फिल्में देखते हैं, पद्मावत देखते हैं, उसमें किस तरह का चित्रण किया जा रहा है। जो जितनी भी पीरियड फिल्म है, चाहे वो तन्हा की देखिए, हो, उसको लेकर हमने देखा। जावेद साहब, मैं आपसे जानना ही चाहती हूँ कि इन फिल्मों को, क्योंकि आप एक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा न सिर्फ अब से, पिछले 35 साल से, मैं ये पढ़ी थी कि आपकी पहली फिल्म जो है वो 1985 में रिलीज हुई थी, आपकी पहली फिल्म। तो तब जी, से लेकर और अब तक जो है बहुत इंडस्ट्री बदली है, और इतना जी। ही हमारा समाज पिछले 5-6 साल में, ऐसा लगता है कि पिछले 30 साल की करवट ले ली है 5 साल में। ये जो फिल्में और इनमें जो खास तरीके का एक चित्रण है, इसमें जो खास राजनीति नजर आती है, इसको आप कैसे देखते हैं? ओके, ये दो सवाल जुड़ रहे हैं। पिछला जो आपने सवाल पूछा ना कि आप आर्टिस्ट हैं, आप कॉमेडियन हैं, आप पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो यही सवाल मैं आज पूछूंगा कि आज खास तौर पे हमारी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो क्यों इतना रीच आउट कर रही है फिल्म इंडस्ट्री को। ये आपने कभी नहीं देखा पिछले जो भी कितने साल हो गए, जो बचपन से मैं देख रहा हूँ, सडनली ये गवर्नमेंट कितना रीच आउट कर रही है। आप देखिए ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फोटोग्राफ, सेल्फीज, ये क्यों रीच आउट कर रहे हैं? यानी कि इस इंडस्ट्री का कुछ इन्फ्लुएंस है इस मुल्क के लोगों पर, और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। कि एक मैंने मजाहिया तरीके में बहुत पहले एक बात कही थी कि हिंदुस्तान के लोगों को दो चीजों से बहुत लगाव है, एक है माँ, एक है सिनेमा। तो सिनेमा का जो एक एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इसीलिए आप देखिए गवर्नमेंट, देखिए वो अपने उनके पॉलिसी, उनके पीआर, उनके जिस तरह से वो गवर्नेंस कर रही है, हर एक का एक स्ट्रैटेजी होती है। तो इनकी स्ट्रैटेजी है टू रीच आउट, जिस तरह से जो लोग हैं जो लोगों पे एक एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, तो उनको रीच आउट कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि हमारे और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो के है, साथ मैं देख रही हूँ कि बाकायदा सेल्फीज लगी हुई हैं, फिर उन लोगों को देखा जाता है कि किन किन लोगों ने सेल्फी खिंचवाई है उनके साथ, अब क्यों या बाकायदा। गवर्नमेंट के जो अपने जी, कैंपेन्स हैं उनको शामिल किया जाता है फिल्मों में। बाकायदा जो पॉलिटिकल जी, कैंपेन है, जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो हम जी। फिल्मों के जरिए जाते हुए देख रहे हैं, पॉपुलर अब सिनेमा के जी, जरिए। अब तो आई एम कमिंग टू दैट। तो पहले आप ये बताइए ना कि जैसे आप सोचिए, मोदी मोदी जी हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने भी, आप अगर आप देखेंगी कि ट्विटर पे कहा कि प्लीज टेल देम टू वोट, चाहे वो शाहरुख हो या आमिर हो या रणवीर हो, या तो एक एक रीचिंग आउट कि भाई एक कि आई एम एन एक्सेसिबल प्राइम मिनिस्टर। तो यू नो तो वो जो बात है वो तो हमने देखी। फिल्में जहां आपने बात की, हाँ, फिल्मों को भी यूज किया जा रहा है कि फॉर पॉलिटिकल एजेंडा। सम ऑफ द फिल्म, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखेंगे आप, या टास्केंट फाइल्स देखेंगे आप, सडनली आप मुगलों पर आप फिल्में देखेंगे कि द मुगल्स आर द बैड गाइज, ये हमारे विलन हैं, या आप पाकिस्तान को दिखाएंगे कि पाकिस्तान विलन है। तो ये कुछ बढ़ गया है मुझे लगता है। और ये नैरेटिव जो है, ये आई डोंट थिंक इट हेल्दी। क्योंकि खासतौर पे जो माहौल बना हुआ है, जहां हम और आप, जो ये डिवाइडिंग लाइन बनाई जा रही है, अस एंड देम, और खास तौर पे कम्युनल लाइंस पे, ये अच्छी नहीं है। ये कोई इस मुल्क के लिए कोई, ये नीचे ही ले जाएगी ये बात है ना। तो अभी सडनली इन द पास्ट फ्यू इयर्स आपने देखा कि जो फिल्में बन रही हैं, एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे फिल्म वाले, बट वो फिल्म बना रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, आई डोंट नो, ये फिल्में
आ रही हैं। तो अब ये है कि हमको कुछ ऐसी फिल्में बनानी है जो लोगों को जोड़ सकें, बनिस्बत ये कि हम ऐसी फिल्में बनाएं, बिकॉज हिंदुस्तान का आदमी जो है, वो जो सिटीजन है, वो बहुत गलेबल है। गलेबल का उर्दू हिंदी में शब्द क्या है मुझे पता नहीं, आप मुझे कीजिएगा। क्या आप शब्द मेरे से बेहतर। आसानी से प्रभावित हो जाने वाला व्यक्ति। जी, आसानी से लंबा है, आसानी से प्रभावित हो जाने वाला। हाँ, इंग्लिश में गलेबल। हाँ, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो एक जिम्मेदारी बन जाती है, बिकॉज वो आजकल व्हाट्सएप से प्रभावित हो जाता है। व्हाट्सएप सबसे बड़ी एक तरह की न्यूज एजेंसी बन गई है, एक यूनिवर्सिटी बन गई है, ज्ञान दे रही है, ज्ञान बांट रही है और उससे बहुत नुकसान भी हो रहा है। फेक न्यूज और कई ऐसी एजेंसीज हैं जो फेक न्यूज को मतलब उसको चेक करती हैं, वेरीफाई करती हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं मेरे ख्याल से। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, और ये हम नहीं देखते, हम सिर्फ फॉरवर्ड कर देते हैं। और इससे जिस तरह से एक नफरत की एक आंधी फैल जाती है, और खास तौर से मैं कहूंगा कि कम्युनल ये बहुत ज्यादा प्ले हो रहा है, बहुत ज्यादा प्ले हो रहा है। इसको दूसरे तरीके से पूछना चाहती हूँ। मैं पिछले 2 दशकों में मैंने भी देश की राजनीति देखी है। पिछले 70 साल में आजादी के बाद और उससे पहले भी एक दिलीप कुमार से लेकर सायरा बानो से लेकर शाहरुख खान से लेकर सलमान खान से लेकर जावेद जाफरी तक, इस देश की जनता ने इनको वो बनाया, वो स्टार बनाया, वो लार्जर देन लाइफ बनाया जो वो आज हैं। इनको गले से लगाया, दिलीप कुमार से लेकर जावेद जाफरी तक। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी ये देखने की कोशिश की गई कि जावेद जाफरी जब कोई चुटकुला सुना रहे हैं या डांस कर रहे हैं तो उनका कौन सा मूव मुस्लिम है, कौन सा मूव उनका हिंदू है। लेकिन आज मुस्लिम मूव हिंदू मूव। लेकिन आज जावेद साहब, क्या आपको लगता है कि ये जावेद जाफरी के अंदर लोग मुसलमान ढूंढने लगे हैं, शाहरुख खान के अंदर लोग मुसलमान ढूंढ रहे हैं, वो दर्शक जो आपको देखने जाता है जिसने इतना प्यार निछावर किया आपके ऊपर? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये कुछ हो गया, स्पेशली सोशल मीडिया पे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सारे इस मुल्क की आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग, ये क्या होता है ना, जो ज्यादा चिल्लाते हैं ना, वो आवाजें ज्यादा सुनी जाती हैं किसी वजह से, लाइक। और एक वो अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है कि a lie travels around the world while truth is putting on its boots। तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो एक जो झूठ है वो दुनिया पूरी घूम के आ जाता है, और सच जो है अपने जूतों के फीते बांधते रहता है, और जब तक झूठ है पूरी दुनिया घूम के आ जाता है। तो इसी तरह जो हम ये कहते हैं सोशल मीडिया पे जो लोग चिल्लाते हैं, और कि अब सडनली एक बना दिया है कि हम तो, और मुसलमान ये बोलने से आज थोड़ा झिझकता है, क्योंकि अरे नहीं मैं बोलूंगा तो बोलेंगे नहीं तुम मुसलमान हो इसीलिए बोल रहे हो। बट ये गलत है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जो हम इस मुल्क में रह रहे हैं, तो हमको झिझक नहीं होनी चाहिए कि जो हक है और जो बातिल है, जो सही है और जो गलत है, वो सही तो सही रहेगा ना। सही की कोई जात नहीं होती, सही की कोई धर्म नहीं होता, और हक का कोई धर्म, मजलूम और जालिम का कोई धर्म नहीं होता। ये सब मजलूम होता है, जालिम होता है, ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। तो जहां भी जुल्म है, अगर आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है, तो आप बोलें कि नहीं ये मुझे गलत लग रहा है। आप ये थोड़ी सोच के बोलेंगे कि मैं मुसलमान हूँ। मैं बोलूंगा मैं ये इंडियन हूँ, और एक इंडियन होने के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ। आप मुझे मेरे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप बोलेंगे वो सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, और वो देखिए सीरिया में। अरे भाई, सीरिया सऊदी अरेबिया से मेरा क्या लेना देना? मैं इस देश का नागरिक हूँ, आई एम एन इंडियन सिटीजन। मैं इस मुल्क की बात करूंगा ना, वहां क्या हो रहा है आप बोलेंगे वहां पे आप देखिए अफ्रीका में कोंगो बेसन में क्या हो रहा है, और तांजानिया में। अरे मतलब ये क्या बात हुई यार? आप मुल्क को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? जिस तरह से मुल्क रहा है, और ये और बहुत किसी ने अच्छा कहा है कि चमन में इख्तलात बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। ये यही हिंदुस्तान रहा है, और यही अगर सोच रही कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है, अगर ऐसा सोचे तो सही है। तो ये बहुत जरूरी है। जो जिम्मेदारी बॉलीवुड की बनती है एक ऐसे वक्त में जबकि हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमारे संविधान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है, धर्म के आधार पर नागरिकता को तय करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं, आप हॉलीवुड का जिक्र कर लीजिए, हम पश्चिम की तरफ मैं बार बार नहीं देखना चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि हमारा अपना सिविलाइजेशन बहुत महान है, हमारी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, लेकिन बार बार देखने पे मजबूर होते हैं। हॉलीवुड में लोगों को देखिए किस तरह से जो लिबरल वैल्यूज हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनको लेकर बड़े बड़े स्टार्स खड़े होते हैं, सरकारों के खिलाफ खड़े होते हैं, पूरी सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या बॉलीवुड
इंसानी वैल्यूज, मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने देश की जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए क्यों नहीं खड़ा होता बॉलीवुड, या उसका एक बहुत छोटा हिस्सा क्यों नजर आता है? ओके, देखिए, आपने पहले ही कहा कि पश्चिम की तरफ नहीं, बिकॉज उनका सिस्टम बहुत अलग है। अगर आप देखिए तो प्राइम टाइम टेलीविजन पर एक टेलीविजन शो का होस्ट बाकायदा वहां के प्रेसिडेंट की पैंट उतार देगा। मतलब इस तरह से वो बात करता है कि आप बोलेंगे ये कैसे बोल रहा है प्रेसिडेंट के बारे में। बट वहां की डेमोक्रेसी और इतना स्ट्रांग है वहां का, जो आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतने स्ट्रांगली लिया जाता है वहां पे कि दूसरी बात ये है हमारे मुल्क में, ये अफसोस की बात है कि ऐसा एक सिस्टम बन गया है कि आप कहीं किसी के खिलाफ अगर पॉलिटिकल बात करते हैं तो उनके जो चाहने वाले हैं और इनके जो कुछ लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं वो आके डिस्ट्रप्शन पैदा करेंगे, आपका ऑफिस तोड़ देंगे, आपकी गाड़ी तोड़ देंगे, कुछ कर दिया, वायलेंस पे आ जाते हैं। और हमने देखा है, लेट्स फेस इट, ये रियलिटी है। तो हम बोले नहीं ऐसा नहीं होता, क्या, दैट्स ऑल, इट हैपेंस, वी हैव सीन इट इन द पास्ट और ये हो चुका है। आप आपके साथ देखिए अभी फिलहाल जो आपके द वायर के साथ जो हुआ, सो इट्स ये है प्रॉब्लम कि हम कहते हैं डेमोक्रेसी, लेकिन और तो इसी बेस पर जो आर्टिस्ट होता है कभी कभी वो उसको एक डिप्लोमैटिक चुप्पी कहीं ना कहीं रखनी पड़ रही है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरे काम पे इफेक्ट करेगा, मेरी ऑडियंस पे इफेक्ट करेगा। क्योंकि आप ऑडियंस को देखें, वो भी आप देख रही हैं क्या हो रहा है माशरे में कि लोग डिवाइड हो गए, अस एंड देम, ये हो गया है। तो वो जो काम कर रहा है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का बेसिकली वही, अगर एक शेर याद आ गया कि हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है बिजनेस पे असर पड़ेगा, फिल्मों पे असर पड़ेगा, लेकिन एक हीरो जो होता है वो नायक होता है एक सोसाइटी का, और वो लीड करता है सोसाइटी को। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स होते हैं, जो असाधारण वक्त होता है, उसमें एक असाधारण रोल की जरूरत भी पड़ती है। पत्रकार हो, वकील हो, नेता हो, सबको अलग अलग एक असाधारण तरीके से अपने रोल अदा करने पड़ रहे हैं आज, क्योंकि वक्त असाधारण है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वक्त पे पड़ेगा। फिलहाल जैसे मैंने कहा मेरे ऊपर फर्क पड़ेगा, पत्रकार है, आपने वायर का जिक्र किया, वायर के फाउंडिंग एडिटर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। दिन रात हम भी खतरा झेलते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ये खतरा हो, लेकिन वो लेना पड़ता है, वो झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपने पेशे के प्रति एक कमिटमेंट है। मैं उसी कमिटमेंट को इशारा कर रही हूँ, उसी पर को याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपके जैसे लोग बोलते हैं तो वो क्यों साइडलाइन कर दिए जाते हैं, क्यों आपको ट्विटर छोड़ के जाना पड़ता है, क्यों आपको ट्वीट डिलीट करना पड़ता है? अब जैसे मैंने कहा कि जो वेस्ट का हम उदाहरण देते हैं कि वहां पे जो हो रहा है वो बहुत अलग है। आप बोल सकते हैं, कॉमन आदमी, एक पावरफुल आदमी, टेलीविजन, आप जैसे लोग भी वहां पे बोल के एंड उनके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई कोवर्ट मूवमेंट अंदर से नहीं होगा। यहाँ पे है, यहाँ पे जान का डर है, आपके माल का डर है। लोग सोचते हैं मेरी फैमिली है, मेरी जिम्मेदारियां हैं, क्या मैं ये स्टेप ले सकता हूँ? तो सब में वो शक्ति या वो स्ट्रेंथ नहीं होती है कि मैं ये स्टेप लूंगा और आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये हर एक की बात नहीं है, बहुत जिगर चाहिए इसके लिए कि आप बोलें कि कल मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, कल ये कुछ उठ के आप पे जो भी है, अगर आप कुछ भी होगा वो लेके आ जाएंगे, आपको इनकम टैक्स में कर दिया या आप, तो ये हैं प्रॉब्लम्स, ये होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली मे बी नॉट द पीपल ऑन, बट उनके जो अंडर के लोग जो उनके फैंस हैं फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे आप देख लीजिए फुटबॉल में होता है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया या दूसरी कोई टीम हो गई, अब उनके झगड़े होते रहते हैं फुटबॉल मैच के बाद में। उस तरह से हमारे यहाँ ये उस तरह का वायलेंस एक बढ़ जाता है अंडरनीथ कहीं ना कहीं। और लोग जो है कभी कभी थोड़े लाइक आई सेड डर भी जाते हैं, या उनको लगता है हम क्यों पढ़े यार, हमारी जिम्मेदारियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर, मेरे माँ बाप हैं, आई डोंट वांट, व्हाई शुड आई। मुझे लोग बोलते हैं क्यों, मतलब आप क्यों 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 बोल रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये है। और तो इसमें आप किसी, देखिए हर एक की एक क्षमता होती है कि उसमें कितना लेना चाहता है वो प्रॉब्लम। और बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, यू वोंट अंडरस्टैंड कि किसी ना किसी चीज में अगर आपको उलझा देंगे तो आपका तो समय उसी में निकल गया पूरा। तो फिर आप क्या अपने माँ बाप को देखेंगे या क्या अपने भाई बहनों को? ये वो व्यक्ति कह रहा है जावेद साहब, जो जगदीप जी से लेकर और अब जो है वो मीजान जाफरी तक, यानी जगदीप जी, फिर जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, जिन्होंने अपनी जनरेशंस
लोगों को एंटरटेन करने में, अपनी एक्टिंग में, अपने प्रोफेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर दिया, लगा दिया, पूरी जिंदगी लगा दी, 3-3 जनरेशन लगा दी, वो व्यक्ति कह रहा है ये बात। हाँ, बिकॉज़ ये देखिए, मैं एक थोड़ी-सी छोटी-सी एक कहानी मेरे मेरे वालिद साहब से जुड़ी हुई है, बिकॉज़ वो पैदा हुए थे एमपी में और 7 साल 8 साल की उम्र में उनके वालिद गुज़र गए, तो फिर वो उनकी मेरी दादी के साथ उस वक़्त जो कराची था वहाँ चले गए थे। वहाँ 2 भाई थे उनके, हमारे वालिद के बड़े भाई। तो दादी माँ जो थी वो अकेली थी, तो वहाँ चली गईं। अब पार्टीशन जब हुआ, तो मगर दादी के हमें उनको 10 बच्चे थे। कुछ बच्चे यहाँ थे, कुछ बच्चे वहाँ थे। जब पार्टीशन हुआ तो हमारी दादी ने ये निर्णय लिया कि नहीं भाई, मेरा मुल्क तो हमको तो वहाँ वापस जाना है। अब जब मुसलमान यहाँ से भाग के वहाँ जा रहे थे और वहाँ से हिंदू यहाँ पे आ रहे थे, उस ट्रेनों के बीच जो कत्लेआम हुआ सब हम जानते हैं। वो सब एक 9 साल का बच्चा और एक कंजर्वेटिव मुस्लिम वुमन अकेले ट्रेन में वहाँ से आए और सब कुछ देखा। वो देखा भी बोले, मेरे मेरे वाले साहब ने मुझे बताया नहीं कभी। और वो देख के जो वापस आके बंबई में और बाकायदा फुटपाथ पे आ गए। अब फुटपाथ से आके फिल्मों में जो जर्नी वो एक बिकॉज ऑफ कहते हैं कि एक नीड ऑफ द आवर कमाना था। कोई चोरी नहीं करनी, कोई गलत काम नहीं करना, जो भी मेहनत की एक के जरिए से आप अगर आप अपना रोजगार कमा सकते हैं तो फिल्म आ गई। वो उर्दू अच्छी बोलते थे, 9 साल के बच्चे थे। बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म आई। उन्होंने कहा कि जो जूनियर आर्टिस्ट ढूंढते हैं, देखा कि बच्चा अच्छा उर्दू बोलता है बलक पे, तो सबसे पहले हमारे पापा की जो क्वेश्चन था, पैसे कितने मिलेंगे। बिकॉज सड़क पे है, एक माँ है, ख्याल रखना है, क्या करे, जिम्मेदारी है। तो पैसे कितने में, 2 आने मिलेंगे। हाँ भाई चलो 2 आने काम करो, आगे बढ़ो। वहां से शुरुआत हुआ, बोला चलो ठीक है। तो वहां से फिल्म का करियर शुरू हुआ। कोई मेकर हेल्पर नहीं था, फिल्म से जुड़ गए। अब इनके मेंटोर कौन थे? अब देखिए, इनका मेरे मेरे फादर का जहन जो पूरा कुछ देखा उन्होंने, वो जो ट्रेन में जो हुआ और काटा कुटी हुई, वो सब देख के बच्चा कैसे सहम जाता है। और आने के बाद फादर थे नहीं, माँ जो थी वो घर पे एक कंजर्वेटिव मुस्लिम वुमन थी। इंडियन वुमन कहिए, बिकॉज कंजर्वेटिव हमारे सब सेम ही है। तो अब वो जो बच्चा था उसके मेंटोर कौन हो गए? गुरुदत्त साहब, बिमल रॉय साहब, के आसिफ साहब, महबूब खान साहब, वी शांताराम साहब। अब ये लोग, और ये मेरे फादर बड़े मेच्योर थे अपनी एज के हिसाब से, तो इनसे बड़ा वन ऑन वन, और ये जो अब्सॉर्ब किया इन लोगों को, वो हम तक पहुंचा। फिर जब हम बड़े हो रहे थे कि ठीक है, हमारा हम मुसलमान हैं, हमारे ये जिम्मा है, हमारा अपने दीन की तरफ ये जिम्मा है, और हमारा अपने मुल्क की तरफ और हमारी आर्ट की तरफ, हमारी कला की तरफ ये जिम्मा है। ये बहुत डिफाइंड था कि ये आप है, ये आपका जो आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका काम है। उसको आप फुल फोकस में रहिए, उसको आप एक पूजा की तरह समझिए, और आपके मुल्क की तरफ एक जिम्मेदारी है, लोगों की ऑडियंस की तरफ। ये सोच हमारे जहन में डाली गई, और वही सोच मैंने अपने बेटे के जहन में भी डाली। तो हम तो ये देख के चल रहे हैं, जो आपने कहा ना कि हमने तो कभी सोचा न देखा कि अहले हुनर है, अहले हुनर के दिल में धड़कते हैं सबके दिल, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो दैट इज द वे आई थिंक। लेकिन जावेद साहब, जब सर्टिफिकेट मांगा जाता है, आप जब 3 जनरेशन काम कर रही हैं, तो क्या दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हाँ, बिकॉज कि आप उनके लिए क्यों बात कर रहे हैं भाई। जो मैंने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कही ना कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज नौशाद साहब ने कंपोज किया, मोहम्मद रफी साहब ने गाया, दिलीप कुमार साहब उसकी एक्टिंग कर रहे हैं। तो आई मीन ये है हिंदुस्तान, जो देखा जाए तो कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, हम अभी तक नहीं सोचते और समझते हैं, और अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते और समझते हैं। हाँ, कुछ लोग ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना जल्दी ये जो डिस्टर्ब करने वाले इनको यहाँ से हटा सके हम, तो वो बेहतर है। जो डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, जो एक मिला के चलने वाले लोग हैं, आई थिंक उनका साथ बिल्कुल देना जरूरी। तो ये जो सवाल किया कि फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव क्या आया है, एक मैं रेफरेंस दूंगा। एक फिल्म थी, क्लासिक फिल्म, कल्ट फिल्म है, अमर अकबर एंथनी। आई थिंक 75-76 में लगी थी वो फिल्म। उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे मनमोहन देसाई साहब। अब मेरे हिसाब से मनमोहन देसाई साहब इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जो नेशनल इंटीग्रेशन वो अपनी फिल्मों में दिखाते थे, कोई फिल्म में शायद ही। अभी उस फिल्म का उदाहरण ले लीजिए, अमर अकबर एंथनी। उस फिल्म की कहानी छोटी सी मैं कहूंगा कि एक औरत है भारती, उसके हस्बैंड है किशन लाल, उनके 3 बच्चे हैं। भारती मरने वाली है, टीबी है, और किशन लाल का पैसे नहीं है, भूख से मरने वाले हैं। उनको लगता है बच्चों को कहीं दे दो, पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ऊपर वाले के हवाले कर देते हैं। और तीनों बच्चे उनको एक चर्च के सामने छोड़ देते हैं, मंदिर के सामने, एक मस्जिद के सामने। अब जब वापस जाते हैं, उनको ममता जागती है, तो बच्चे जा चुके हैं, जो भी लेना गोद ले लिया जिन्होंने ले लिया। एक बच्चा चर्च में पलता है, एंथनी,
प्रीस्ट के अंडर, दूसरा बच्चा पलता है एक दूसरे घर में हिंदू घराने में, वो इंस्पेक्टर बन जाता है। तीसरा बच्चा पलता है एक मुसलमान के घर में और वो जाके कव्वाल बन जाता है, उसका नाम है अकबर, और वो अमर है। पिक्चर की एक पॉइंट पे जो माँ है भारत, अब तीनों को पता नहीं भाई है, अब मनमोहन देसाई साहब वो अपना नाच गाना फाइट मसाला कॉमेडी सब डाल के, और तीनों भाई एक पॉइंट पे सब साथ में आते हैं। भारती जो उनकी माँ को खून की जरूरत है, बहुत सीरियस, और ये तीन बच्चे अमर अकबर एंथनी उनके हाथ में वो लगा हुआ है और डायरेक्टली वहां से खून बोतल में जाके माँ के अंदर जा रहा है। अब सिंबोलिज्म देखिए, भारती, भारत जो उनकी माँ है वो मर रही है, और तीन बच्चे जो अब अमर अकबर एंथनी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हो गए, अब वो अपना खून दे रहे हैं, और भारती जो उनकी माँ है वो फिर जिंदा होती है। ये बात फिल्मी भी है और बात इल्मी भी है, और बहुत बड़ी बात है, और वो हमेशा इन पॉइंट से खेलते थे। अब फिल्म के एंड में जब जाके आप देखते हैं कि किशन लाल जो है वो मिलते हैं अपने बच्चों से, और बच्चों को पता चलता है, एक सीन है वो बंदूक निकालते हैं और वो विनोद खन्ना साहब बंदूक निकालते हैं, और प्राण साहब कह रहे हैं कि बंदूक देख रहे हैं, तो प्राण साहब कह रहे हैं कि बाप की दी हुई पिस्तौल याद है, पिस्तौल देने वाला बाप याद नहीं। और वो इमोशनल सीन होता है, और तीनों भाई मिलते हैं और पता चलता है हमारा बाप किशन लाल है, और माँ बाप मिल गए और सब खुशी खुशी। लेकिन अब पॉइंट देखिए, अब इनको पता चल गया है कि इनका बाप किशन लाल है, इनकी माँ भारती है, और ये हिंदू पैदा हुए हैं। लेकिन फिल्म जो खत्म होती है तो एंथनी जो है वो जेनी से शादी चर्च में करते हैं, और अकबर जो है वो सलमा से शादी निकाह करते हैं, और अमर जो है वो मंदिर में अपनी शादी करते हैं, और तीनों कपल गाना गाते हुए सनसेट में चले जाते हैं। पब्लिक गाना गाते हुए थिएटर से बाहर आती है, सीटी हमारी खुश होकर बाहर निकली, किसी को मंजी खुश, हम खुश, सब खुश। आज आप ये फिल्म दिखाइए बना के, बैन लग जाएंगे, आग लगा देंगे सिनेमा में। ये कहीं पैराडाइम शिफ्ट हो गया है फिल्म मेकिंग का जो कंट्रीब्यूशन था, और आज फिल्म मेकर्स थोड़े शायद कुछ बना रहे हैं खुल के ये बातें कहते हैं, और कुछ पता नहीं शायद सिमट जाते हैं कि नहीं पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लोग ऑब्जेक्शन लेने वगैरह वगैरह। तो ये फर्क हुआ है सिनेमा में राइट फ्रॉम अमर अकबर एंथनी टिल नाउ। सो आई थिंक ये बहुत सिनेमा का हमेशा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन नेशनल इंटीग्रेशन, आई थिंक, एंड सिनेमा के लोग भी ऐसे ही रहे हैं। तो सिनेमा एक बहुत बहुत बड़ा माध्यम है और बहुत इन्फ्लुएंशियल, खास तौर पे हिंदुस्तान में, जैसे मैंने कहा माँ और सिनेमा। तो आई थिंक ये इससे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं, अमर अकबर एंथनी, एंड सलाम है मनमोहन देसाई साहब को जिन्होंने इस माध्यम के जरिए नेशनल इंटीग्रेशन को इस तरह प्रमोट किया। तो मुझे बताइए कि फिल्मों के जरिए, मैं आखिरी 2-3 सवाल बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिल्मों के जरिए भी क्या आपको लगता है कि समाज का सांप्रदायिकरण हो रहा है? मैं इन फिल्मों का जिक्र कर रही हूँ, पद्मावत हो चाहे नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, स्पेसिफिक सवाल ये पूछ रही हूँ कि जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनकी एक खास तरह की छवि प्रेजेंट करके उन्होंने क्या किया 500-600 साल पहले, ये 21वीं सदी के मुसलमानों से इसका क्यों जवाब लेना है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, और इस पे एक पूरी अलग बहस है। देखिए, ये दुनिया जो बनी है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन इमिग्रेशन। अगर आप देखें कि कहीं से लोग कहीं गए, अब अमेरिका देखिए, अमेरिका 200 साल पुराना मुल्क है, 200 या 225 साल पुराना मुल्क है। उसके ओरिजिनल लोग कौन थे? रेड इंडियंस थे और वहां के कुछ ट्राइबल लोग थे। कहाँ है वो लोग आज? क्या वो लोग उठा रहे हैं पॉइंट के भाई ये हमारा मुल्क है, आप भागिए यहाँ से, आप सब ब्रिटिश और पोर्चुगीज और फ्रेंच और आप जो कॉलोनी स्पेन आपने आके बना दी यहाँ पे, तो क्या वो लोग ये कह रहे हैं कि आप भागिए यहाँ से? और जावेद अख्तर साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट एक इंटरव्यू में कहीं कहा था कि ओबामा साहब जो थे उनके फादर ओरिजिनल कीनियन थे, उनके फादर अमेरिका आए, अमेरिका में ओबामा साहब की पैदाइश हुई। ओबामा साहब वहां की एक माइनॉरिटी थे, ब्लैक माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, उसमें वो आए, उनके फादर मुसलमान थे, ये क्रिश्चियन हो गए, वो अलग बात है। लेकिन एक 1 जनरेशन डाउन एक आदमी खड़ा होकर वहां का प्रेसिडेंट बन गया। अब आप बोलेंगे आप फॉरेनर हैं या आप बाहर के हैं, ये कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी और समझने की बात है। अब मैं यहाँ आपके मुल्क में आ गया हूँ, यहाँ सेटल हो गया हूँ, मैंने अपने आप को, मेरी वफादारी इस मुल्क की तरफ है, और अब मैं यहाँ पे इस मुल्क के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं प्रेसिडेंट बन गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो काला है या उसका फादर मुसलमान था, नहीं सोचा उन्होंने। ये जो मुगल जो थे वो भी ये मुल्क के, अच्छा मुगल से पहले क्या था इस मुल्क में, आप बताइए मुझे। चोला डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी जो थी वो किससे लड़ रही थी? कौन था मुसलमान यहाँ पे? वो किसको मार रही थी? कलिंगा वॉर में कौन मरे थे लोग? अब ये आप
कुरेदने जाएंगे, अशोका जो थे वो अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे, वो इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे, बुद्धिज्म फैला रहे थे। उसके बाद जो बाकी के किंग्स आए उन्होंने बुद्धिज्म को तोड़ा, उनके बुद्धिस्ट टेम्पल्स कितने तोड़े, ये सब हिस्ट्री में बातें। अब ये हम कुरेदते रहेंगे तो ये तो कहाँ कब जाओगे। ओरिजिनल हमारे जो निवासी थे हिंदुस्तान के वो द्रविडियन थे। अब आप देखेंगे द्रविडियन या जो हम भील कहते हैं या जो शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में रहने वाले ये थे। बाकी जो आर्यन जो थे वो बाद में आए, फिर वो नॉर्थ में गोरे लोग आए, फिर द्रविडियन नीचे चले गए। ये सारा अगर आप थोड़ी सी मैंने इसमें पिछले कुछ लेकिन लोगों पे क्या आपको लगता है कि चूंकि पहले से ही सांप्रदायिकरण हो रहा है, लोगों के दिल दिमाग को, आपने खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, जितनी तरह की ऐसी राजनीति हम देख रहे हैं, पहले से ही जो सांप्रदायिकरण है उसके बाद फिल्में उसमें और सीमेंट लगाने का काम कर देती है कि इसको पक्का कर लीजिए। आप जो ट्विटर पे दिन रात मेरे जैसे आपके जैसे लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि ये बताइए बाबर ने क्या किया, ये बताइए औरंगजेब ने क्या किया, फिर वो फिल्में बन जाती हैं उस पे, फिर ये कहते हैं कि देखिए आ गए बाबर की औलाद, देखिए ये खिलजी की औलाद। तो फिल्में क्या उसी ये मैं इस बात से थोड़ा यहाँ पे सहमत हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये प्रभावित हो जाते हैं लोग, और फिल्में जो हैं वो लोग थोड़ी देखते हैं कि हिस्टोरिकली करेक्ट है नहीं, और फिल्म मेकर बना देते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं संजय भाई बंसाली साहब को जानता हूँ, बहुत ही प्यारे आदमी है और वो ऐसा सोचते ही नहीं है। मतलब वो उनकी जो फिल्में, उनका एक कल्चर है वो, लेकिन जो कभी कभी हम देखते हैं फिल्में बन जाती हैं और लोगों के जहन पे असर बन जाता है। अभी अलाउद्दीन खिलजी की जहां तक बात है, अगर आप मैंने जो पढ़ा उसके बारे में को वो ये अपने जिन्होंने सितार इजाद किया हमारे अमीर खुसरो साहब, अमीर खुसरो को पेट्रनाइज वो कर रहे हैं। तो उस आदमी की सोच क्या होगी, वो कल्चर आप देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस में आप देखिए या जबान में देखिए, तो हम पता नहीं किसी वजह से कि वो मुस्लिम किंग है, गोश्त यूं खा रहा है, अब हुश सा आदमी है। भाई ये लोग सेटल यहाँ हो गए थे, शादियां यहाँ कर दी, उनका पूरा दारोमदार पैसे बच्चे इस मुल्क में थे, वो इमिग्रेट हो गए थे। उस वक्त पासपोर्ट नहीं था, बट पासपोर्ट होता तो उनको पासपोर्ट मिल जाता, भाई ठीक है अब इंडियन सिटीजन है भाई ये। तो अब जो इंडियन सिटीजन हो गए इस तरह से तो हम सब बने। अब आसाम इंडिया में था ही नहीं कभी, वो अलग था। अब ब्रिटिश के बाद जो भी हुआ, रंग बर्मा इंडिया में था एक जमाने में। अब ये सब चीजें तो 1947 स्टेटस को, अब जब स्टेटस को हो गया, पाकिस्तान बन गया जो था भाई, अब हम कुरेदने लगे भाई ये 500 साल, फिर मैं 1000 साल पहले जाऊंगा, फिर हड़प्पा मोहनजोदारो में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अमेरिका की मैंने बात की, नहीं होता है। पूरा जो पूरी सृष्टि है वो इसी तरह इमिग्रेशन से बन के मुल्क बन चुके हैं। आज जो ये मुल्क बना है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क बना है 1947 के बाद, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कम जो है मुल्क में देखेंगे। और इतनी इंटेग्रिटी जो है, हम आपका इंटीग्रेशन जिस तरह से, जबान, रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, कपड़े, खाना, कहीं दुनिया में इतना डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही प्यारा मुल्क है, और दिल दुखता है कि जब ऐसे मुल्क में जब ये लोग ये बातें लेके खड़े होते हैं, हमारा मुल्क है और तुम्हारा नहीं है, और तुम वापस चले जाओ पाकिस्तान। मैं क्यों जाऊँ पाकिस्तान भाई, मेरे फादर तो वहां छोड़ के यहाँ पे आए थे, उन्होंने चूज किया था हिंदुस्तान में आकर। अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछता तो मैं ये उनके ऊपर फेंकता हूँ कि भाई मेरे फादर ने तो उस वक्त जब चॉइस थी तो मेरी दादी ने चूज किया कि हमारे मुल्क ये, हम यहाँ रहने वाले हैं, तो आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं। तो ये बातें करना फजूल की बातें हैं। और ये राहत इंदौरी साहब ने बहुत खूबसूरत एक शेर कहा था कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान था। बेहतरीन शायरी, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं करते हैं? आप डांस, याद रहता है थोड़ा। मुझे आपसे जरूर ये सवाल पूछने होंगे वरना मेरे दर्शक बहुत नाराज हो जाएंगे कि आपको टीवी पर फिर से कॉमेडी करते हुए कब देखेंगे हम? अब टीवी पे देखिए, मैं शो करता था बहुत पहले, वो इंग्लिश में था, वो एक म्यूजिक चैनल पे था, तो वो बहुत फनी था, मेरा मोस्ट क्रिएटिव मोमेंट था। फिल्मों में जहां तक है धमाल, उसमें एक कॉमेडी कैरेक्टर बहुत पसंद है लोगों को। एक तरह बूगी वूगी हमारा एक शो था, वो बहुत 17 साल तक चला, बहुत पॉपुलर हुआ था। आपको आप इतना मत देखिए, मैं बहुत लकी हूँ कि बूगी वूगी, क्योंकि जो टैलेंट को निकालने का हमको मौका मिला, कहाँ कहाँ उड़ीसा में कोई किसान का बच्चा है, कोई कहाँ पे आप देखिए पंजाब से आ रहा है, कोई साउथ के छोटे गरीब तबकों से लोग निकल के। और हमारा पहला शो था वर्ल्ड में, उससे पहले सो यू थिंक क्योंकि डांस नहीं था, हमारा शो उससे बहुत 8 साल पहले था, ओरिजिनल थॉट था। तो मेरे भाई नावेद ने और उनके दोस्त रवि हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया था, तो मैं उसमें शरीक होकर हमने फिर जो भी एक बनाया साथ में, और टैलेंट देखा
प्योरली टैलेंट देखा, और इतना टैलेंट अब तो हर जगह पे आप देखेंगे डांस और सिंगिंग के शो आ रहे हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क है, हमारे कल्चर में गड़ा हुआ है डांस और म्यूजिक। हर जगह पे कुछ ना, खुशी का मौका होता है तो म्यूजिक होगा, गम का होता है तो भी म्यूजिक होता है। जावेद साहब अभी भी तो डांस करते हैं आप? अब थोड़ा कम है, कर ले तो मौका आएगा तो मतलब कि नहीं, कभी sometimes दिल ना चाहता पुश है चाहिए। कि घर में, क्योंकि डांस तो आपकी रग रग में समाया हुआ है, तो घर में कभी दिल चाहता है दोस्तों के सामने कभी डांस करते हैं? नहीं, कभी चले गए बाहर तो मौका हुआ, बट बहुत कम जाता हूँ मैं अभी। लेकिन हाँ, मैं चाहूंगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो एक कभी कभी ना इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ यार इसके लिए अब मुझे करना है, आई कैन कम बैक। मैं इतना शेप में हूँ कि मतलब 2 महीने में मैं अपने आप को बैक टू थोड़ा ठीक ठाक आ जाऊंगा वापस। बहुत इतना शानदार दूर बात। दूर अब नहीं गया। मुझे ये भी बताइए जरूर कि कोई ऐसा पसंदीदा डायलॉग अपनी फिल्म का जो आप मेरे दर्शकों के सामने अभी बोलना चाहेंगे? अच्छा, वो बच्चों ने बड़ा पसंद किया था, वो, और वो धमाल का एक वो है कि वाओ आदि यू आर सो स्मार्ट, मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। तो ये बहुत लोगों को पसंद आया, और बड़े मासूमियत से कहा गया था। और वो मम्मा को जो लाना आ गया ना, वो एक माँ जो है हिंदुस्तान में, जो मैंने कहा, उसकी एक अहमियत हमारे कल्चर में माँ और बाप की बहुत है, तो माँ खास तौर से। तो मम्मा विल बी सो प्राउड ऑफ, कि तुम्हारी माँ को तुम पर कितना फख्र होगा। तो हालांकि बहुत कुछ कहा गया इस लाइन में, लेकिन फनी वे में कहा गया और बड़े क्यूट वे में कहा गया, तो लोगों ने उसको पसंद किया और सराहा। तो आई थिंक क्या ये बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। बहुत शुक्र है ऊपर वाले का, परवरदिगार का, कि इतना प्यार मिला, जो काम किया, जो एक खिदमत कर सके अपने माध्यम के जरिए, फिल्म। जिस खूबसूरत मुल्क का जिक्र मैं और आप कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा लगता है कि हमारा ये खूबसूरत मुल्क ये टूट रहा है, ये बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है। क्या बचा पाएंगे हम इसे? ये देखिए, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बड़ी चीज है। और कभी खुदा ने भी कहा है, और कुरान में भी कहा है कि कभी मायूस ना होना उसकी रहमत से, और उम्मीद न तोड़ना, वो एक गुनाह है बहुत बड़ा एक तरीके से। तो इसीलिए आप ये छोड़ के चलें कि नहीं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क की डाइवर्सिटी और इंटीग्रेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, सर्व सर्वधर्म संभव। तो ये एक बहुत बड़ी बात कह गई थी, आई थिंक गांधी जी ने ही कहा था कि किस तरह से हम सारे धर्मों को एक साथ लेके, और जो सबकी खूबसूरत बातें हैं उनको साथ में मिला जुला के अगर चलें कि अब ये अच्छा है। ये 2-3 शेर याद हैं अच्छे अच्छे, कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। तो ये जफर सैयद जैदी का शेर था, और ये कि बहुत बहुत कुछ कहता है ये शेर, कि जो मोहब्बत का शजर लगाना बहुत जरूरी है, उसको पानी डालना, उसको सींचना। और आई थिंक मोहब्बत की बहुत जरूरत है, और मोहब्बत नफरत से बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे पर है, और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। नफरत थोड़ी देर के लिए थोड़ा कुम करेगी, लेकिन खुदाए बरता तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, हर एक फतह और जफर के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। साहिर साहब, जमी भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है, ये कत्ल खून का रिवाज क्यों है, जब समथिंग जदाल क्या है, एक सेकंड, मैं आई थिंक आई रिमेम्बर दिस, जमीन भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है, ये कत्ल खून का रिवाज क्यों है, ये रस्म जंगो जदाल क्या है, जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है, खुदाए बरता तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है। तो जंग से कोई फायदा तो है नहीं यार, तो इसलिए लास्ट में, बिल्कुल आखिर में, हमारे दर्शकों के लिए ईद के लिए कोई मैसेज, आने वाले दिनों के लिए कोई मैसेज? बस मेरे ख्याल से इंसानियत, देखिए आई थिंक ये भी ऊपर वाले का एक मैसेज है। अगर आप देखें, एक कुरान में बहुत प्यारा शब्द है अलमीजान, वो हर बहुत कुरान की आयतों में आता है। अलमीजान, मीजान मतलब द बैलेंस, इक्विलिब्रियम, और उसने बोला है कि इस बैलेंस को बरकरार रखो। अब इसमें बहुत गहरी बात है, हमने जो बैलेंस है ये तोड़ दिया है कहीं। बैलेंस विथ नेचर, जो हमारे आसपास के जानवर हैं, एटमॉस्फेयर है, पानी है, हवा है, इससे बैलेंस हमने तोड़ दिया, और इंसानों के साथ बैलेंस तोड़ दिया है। ज्यादतियां हो गई हैं, हम ग्रीड के, हम जो है विक्टिम हो गए हैं, हम किसी तरह से मेरा तेरा। अब एक बात बताइए ना, खुदा ने तो आपको पूरी दे दी धरती, पानी ले, खाना ले, ऐश कर रहे इस पर। अब मैंने बोला ये मेरा, अब तू भाग यहाँ से, अब तू जाके रहा उस रेगिस्तान में रहे जहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, तो वो तो भूखा मरेगा। अब हम बोलते हैं
कि यार क्यों ऐसा कर रहा है खुदा, ऐसा क्यों ये मर रहा है भूखा, अरे भूखा खुदा कैसे मर रहा है, उसने तो बोला खाना ले, तूने जमीन बना के बोला भाग यहाँ से जाके वहां रहे, वो तो मजबूरी में वहां रह रहा है, तूने भगा दिया, तूने उसकी जमीन ले ली इन सो कॉल्ड कॉलोनियल एक्सपेंशन करके, तो अब आपने मजबूर कर दिया कि वो बैठा हुआ है वहां पे, तो अर्थक्वेक आ रहे हैं, वहां पे फ्लड आ रहे हैं, वो उठ के चल जाए, उसकी जमीन है, खुदा ने ये जमीन उठ के वहां आके यहाँ रह जाए, नहीं आपने अलाउ नहीं किया, तो स्टॉक मार्केट तो खुदा ने नहीं बनाई, रियल एस्टेट प्राइसेस तो खुदा ने नहीं बनाई, तो जो प्रॉब्लम हो रहा है इस जमीन पर, ये हमने बैलेंस तोड़ा है, उसने तो बहुत ही बैलेंस भेजा था कि लो खाओ एंजॉय करो एक दूसरे के साथ बांटो एंड मेक द बेस्ट ऑफ इट। वो बैलेंस बहुत जरूरी है, उसको वापस हम लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब, आपको एक बार फिर से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं, और ये बस मेरी यही इल्तिजा, ये दुआ है कि ये बहुत ही प्यारा मुल्क है और जुड़ के चलें, इस वायरस के बाद भी बहुत संभलना पड़ेगा, बिकॉज आर्थिक लेवल पे भी हमको बहुत समस्या आएंगी, लेकिन जब तक हम जुड़ के ना चलें और एक दूसरे की तकलीफों को समझे ना सही तरीके से, लफाजी से नहीं लेकिन प्रैक्टिकल वे से, तो आई थिंक फिर हम फिर आ सकते, फिर खड़े हो सकते हैं। होप बहुत बड़ी चीज है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, थैंक यू। ओके, थैंक यू लॉट, थैंक्स। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।